प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी गद्य के महाकवि माघ का प्रभात वर्णन चैप्टर के अभ्यास प्रश्न कराने वाला हूं। देख सकते हो मैंने अपनी नोट्स में एक एक गद्यांश का हल लिख रखा है, ठीक है ना। एक एक गद्यांश को अच्छे तरीके से सॉल्व कराने वाला हूं कि एग्जाम में आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, ताकि आपका एक भी अंक ना कटे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहले गद्यांश को आपको बुक में समझाते हैं, फिर नोट्स में बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोग पूरा पाठ पढ़ लीजिएगा, या पाठ पढ़े भी नहीं है तो दिक्कत नहीं है, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो आप लोगों को यहाँ पर देखना है, शुरू में यहाँ से अंधकार के विकट से शुरू होता है पहला गद्यांश और भाग चली तक जाता है, ठीक है ना। तो पहले आपको ऐसे ही यहाँ पर लिख देना है अपनी कॉपी में जो आपको मिलेगी। एक तरफ आपको लिखना है अंधकार के विकट, दूसरी तरफ भाग चली, फिर डैश डैश कर देना है। ओके, अब इसके नीचे आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, गद्यांश में पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ एवं लेखक का नाम जब पूछा जा रहा है तो भैया आप लोग चाहें तो यहाँ पर संदर्भ भी लिख सकते हैं, या फिर पाठ का नाम या लेखक का नाम अलग अलग बता सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बता सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग लिख सकते हैं, पहला नंबर यहाँ पर डालेंगे क्योंकि हम पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला नंबर यहाँ पर डालेंगे और लिख देंगे पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखेंगे लेखक का नाम, और लेखक का नाम में लिख देंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, जो इस चैप्टर के लेखक हैं। ये चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखें भैया लोगों, तो यहाँ पर देखो तो आप लोग पाएंगे कि कहाँ से शुरू होता है। बात यह है कि इससे शुरू होता है रेखांकित अंश और कहाँ तक जाता है, उच्छेद कर डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये कहना चाहते हैं कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से, यानी अपनी कांति से, अपने तेज से, जो महान पुरुष अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, यानी अपने शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, उसके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि जो प्रतापी पुरुष अपने दुश्मनों को नष्ट कर देते हैं, उनके सेवक जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पराक्रम भरा हुआ होता है, ठीक है ना। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही विपक्षियों को उच्छेद कर डालते हैं। यानी कि अगर कभी ऐसा मौका पड़ जाए कि प्रतापी पुरुष को अपने दुश्मन से लड़ना पड़े, तो उसके सेवक जो हैं अपने स्वामी को कष्ट नहीं देंगे, बल्कि स्वामी को रोक करके वो खुद ही उसको उच्छेद कर डालेंगे, मतलब उसको नष्ट कर डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ डाउट है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये चीज़ देख करके आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे लेखक कहते हैं कि तेजस्वी व्यक्ति जो कि अपने तेज से दुश्मनों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, उसके नौकरों में भी उसके तेज का प्रभाव पड़ता है, जिससे वे अनेक बार अपने स्वामियों को कष्ट न देकर उनके बहुत से काम स्वयं कर देते हैं और उनके विरोधियों को भी वे स्वयं ही समाप्त कर डालते हैं। ऐसे आपको पूरी व्याख्या इसकी लिख देना है, यहाँ तक ही लिखना है। ओके, अब चलिए चलते हैं मित्रों कुछ अगले क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन है भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है। तो यहाँ पर आप लोग अगर पढ़ेंगे, पूरा गद्यांश आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से मिलेगा कि तथापि उसके सारथी अरुण ही ने। यहाँ से आप पढ़ेंगे, देखिए अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली सूर्य को ही कहा जाता है। अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तब भी तथापि माने तब भी उसके सारथी अरुण ने। तो सारथी कौन है, अरुण है, तो सूर्यदेव का सारथी अरुण है। तो आप लोग यहाँ पर तीसरा नंबर डालकर लिखेंगे भगवान सूर्यदेव का सारथी अरुण है। ओके, अब चलिए चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो मिलेगा उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। समस्त तिमिर मतलब संपूर्ण अंधकार का नाश कर दिया, तिमिर या अंधकार का, ठीक है ना। अब यहाँ पर तिमिर माने अंधकार ही होता है। और आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। अब यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो सूर्य और अरुण दोनों लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अंधकार का ही नाश करते हैं, ठीक है ना। सूर्य और अरुण दोनों लोग जब ही आते हैं अंधकार जो है भाग जाता है। तो यहाँ पर आप भगवान सूर्य को लिख दीजिएगा कि अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है, भगवान सूर्य को। साथ में यहाँ पर अरुण देवता भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। दोनों ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि अरुण भी अंधकार को ही खत्म करते हैं और सूर्य भी अंधकार को ही खत्म करते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा। अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया? तो अभी अभी आपने गद्यांश में पढ़ा यहाँ पर कि समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया किसने? अरुण ही ने, ठीक है ना। तो सिंपल सा यहाँ पर आंसर लिख देंगे अरुण ने, 5वां नंबर डालकर। अब चलिए चलते हैं मित्रों अगले गद्यांश पर। तो देखो मित्रों, आप सभी को अगला गद्यांश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव की उदारता से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? आप्यायित करते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक जाता है। और रेखांकित अंश देखें तो सूर्यदेव की उदारता से शुरू होकर शोभा बढ़ादी तक जाता है। अब यहाँ पर देखो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। यहाँ पर केवल आप लोगों से शीर्षक पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे एक तरफ सूर्यदेव की, दूसरी तरफ करते हैं, फिर डैश डैश। अब पहला नंबर डालकर यहाँ पर शीर्षक लिख देंगे और लिख देंगे महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ओके, यहाँ पर आपसे केवल शीर्षक पूछा गया है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ से देखो तो यहाँ तक रेखांकित अंश है। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। इसका मतलब ये है कि भगवान सूर्यदेव के अंदर उदारता और न्यायशीलता अर्थात न्यायप्रियता अर्थात न्याय करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अर्थात वो उनकी जो न्यायप्रियता है और उदारता जो है उसका जो है सम्मान करने योग्य है, तारीफ करने योग्य है, बड़ाई करने योग्य है, ठीक है ना। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, ठीक है ना। पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं है। कहने पक्षपात मतलब किसी का पक्ष पकड़ना, किसी के पक्ष में साथ देना, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि सूर्यदेव के अंदर तनिक भी पक्षपात नहीं है, ठीक है ना, तनिक भी पक्षपात नहीं है। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ। क्या कहते हैं कि सूर्यदेव तो भले उदयाचल पर्वत पर उदित हुए, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, यानी कि जहां पर उदित हुए केवल वहीं पर भी नहीं, अपने नए किरण कलाप मतलब अपने किरणों के समूह को अर्थात प्रकाश को केवल उदयाचल पर्वत के शिखर पर ही नहीं अपितु सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उनकी शोभा बढ़ा दी। अगर सूर्यदेव के अंदर, भगवान सूर्य के अंदर अगर पक्षपात होता अर्थात वो किसी का पक्ष पकड़ते तो वो केवल उसी पर्वत को प्रकाश से भरते जिस पर्वत में वो उदय होते हैं, यानी उदयाचल पर्वत को। परंतु सूर्यदेव के अंदर इतनी ज़्यादा न्याय प्रियता है कि वो जब भी उदित होते हैं अपने किरणों के समूह से सभी पर्वतों के शिखरों पर अपने प्रकाश की किरणों को फैलाकर उनकी शोभा बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए भैया भगवान सूर्यदेव की न्याय प्रियता जो है बहुत अच्छी है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखना शुरू करना है, भगवान सूर्य की उदारता और न्यायप्रियता सराहनीय है। वे सभी के लिए समान रूप से हितकारी हैं। किसी के साथ भी पक्षपात करने अथवा अपने पराये की भावना उनमें नहीं है। यदि वे पक्षपात करने की भावना से युक्त होते तो अपनी स्वर्णिम किरणों से केवल उसी भूमि अथवा पूर्व दिशा के पर्वतों को आलोकित करते, परंतु वे तो सभी के प्रति समानता का भाव रखते हैं तथा सभी पर्वतों और दिशाओं को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। इस तरीके से आपको पूरा अर्थ लिख देना है। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो, सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक के क्या विचार हैं? अब आप लोग यहाँ पर पढ़ ही लिए हैं पहले ही लाइन में कि सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तो पहला तो स्वभाव यही है कि वो उदार और न्यायशील हैं, ठीक है ना, यानी किसी के प्रति वो पक्षपात नहीं करते हैं, सज्जन और चारु चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। तो कहने का मतलब उनके अंदर घमंड भी तनिक भी नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे? तीसरा नंबर डाल देंगे और लिखेंगे सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक का मत है कि सूर्यदेव उदार, न्यायप्रिय एवं पक्षपात रहित हैं। ऐसे आपको लिखना है कि वो किसी का भी पक्ष नहीं पकड़ते, वो सबके साथ बराबरी का न्याय करते हैं, ठीक है ना। चौथा देखो, पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या बताया गया है? अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे ये प्रातः किरणें जो हैं पर्वतों पर पड़ती हैं तो वो सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उनकी शोभा बढ़ा देता है, यानी जैसे ये किरणें पड़ती हैं तो पूरा पर्वत जो है चमकने लगता है और उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि प्रातःकाल के समय सूर्य की किरणें जब संपूर्ण पर्वतों के शिखरों पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वतों ने दोपहर के पुष्पों के समान लाल रंग के मुकुट अपने अपने सिर पर धारण कर लिया हो, ठीक है ना। पर्वत जो हैं जैसे उनके ऊपर स्वर्णिम किरणें पड़ती हैं, लाल लाल किरणें पड़ती हैं, तो होता क्या है कि वो मुकुट की तरह शोभायमान होने लगता है। ऐसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है? तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको सिंपल सा 5वें का आंसर बता देता हूँ। देखिए लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के माध्यम से सज्जन एवं उदार हृदय वाले व्यक्तियों की वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित स्वभाव के विषय में कहा गया है।
सिंपल सा आपको देखिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको बना करके लिखना पड़ेगा। पूरा चैप्टर आप पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही बना करके लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले गद्यांश पर। तो आप सभी के सामने अगला गद्यांश दिख ही रहा होगा। उदयाचल के शिखर से शुरू होता है और आकाश में आ गया तक जाता है। तो भैया सबसे पहले तो आपको यही चीज़ें यहाँ पर लिख देना है नोट्स में हाईलाइटेड करके, उदयाचल के शिखर से आ गया तक, फिर डैश डैश कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, तो गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखो। तो पूर्ववत लिख देना, जो पहले वाले मैं बताया हूँ सेम यहाँ पर लिख देना, बार बार मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना, इसलिए पूर्ववत मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये है कि पहले की भांति, ठीक है ना। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रेखांकित अंश उदयाचल के शिखर से शुरू होकर होना स्वाभाविक ही है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। इसका मतलब पद्मिनियों माने स्त्रियों को, ठीक है ना, स्त्रियों को बड़ा क्या हुआ, प्रमोद माने प्रसन्नता हुई। कहते हैं कि उदयाचल पर्वत रूपी, ठीक है ना, उदयाचल पर्वत के शिखर रूपी आंगन में बाल सूर्य रूपी भगवान सूर्य को उदित होते हुए और खेलते हुए देख करके जब वो चलते हैं तो उसको देख करके वहाँ पर उपस्थित स्त्रियों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई, क्योंकि सुंदर विकास के बहाने, देखिए, क्योंकि सुंदर बालक को आंगन में जान उपाड़ी चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। क्योंकि जब कोई सुंदर बालक जो है आंगन में जब चलता रहता है, जब वो आंगन में चलता रहता है तो उसको देख करके स्त्रियां जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, और ये स्वाभाविक बात है, ठीक है ना। यानी हर व्यक्ति के स्वभाव में ऐसा ही होता है और हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन करेंगे, कैसे लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक सूर्य को सुंदर बालक की बाल क्रीड़ा एवं आकाश को माँ के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं, जब सूर्य उदित होता है तो वह शिशु के समान प्रतीत होता है। धीरे धीरे जब वह उदयाचल के शिखरों की ओर बढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उदयाचल रूपी आंगन में क्रीड़ाएं कर रहा हो। जिस प्रकार घर के आंगन में किसी सुंदर शिशु को क्रीड़ाएं करते और घुटनों के बल चलते, जान उपाड़ी मतलब घुटनों के बल, ठीक है ना, घुटनों के बल चलते देखकर घर की महिलाओं को हर्ष का अनुभव होता है, उसी प्रकार सूर्य के उदित होते ही कमल खिलकर प्रसन्नता हासिल करने लगे, ठीक है ना। यानी जैसे ही सूर्य भगवान उदित हुए तो तालाबों में कमल खिल गए और वो प्रसन्न होने लगे, जैसे स्त्रियां प्रसन्न हो जाती हैं घुटनों के बल चलते हुए बालक को देख करके, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मित्रों, अगला यहाँ पर जान उपाड़ी शब्द का मतलब घुटनों के बल, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पर सूर्योदय होने के समय कमल और कमलिनियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको सिंपल ही मिलेगा कि वह पक्षियों के कलरव से बोल उठी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंसकर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। अब कमल मुख के बहाने ये है कि कमल जो है खिल गए, जैसे ही भगवान सूर्य उदित हुए तो कमल जो है खिल गए और उसी बहाने वो जो है प्रसन्न हो गए, हंस हंस करके मतलब प्रसन्न होकर करके बड़े ही प्रेम भाव से भगवान सूर्य की ओर देखने लगे वो कमल जो है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर लिख देना है कि सूर्योदय होने के समय कमल और कमलिनियों पर यह प्रभाव पड़ा कि वे विकसित होने लगे। बस इतना आपको लिख देना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है, तो ये तो आप लोग डेली लाइफ में ही देखते हैं, तो इसे क्या सोचना, बस सिंपल सा लिख देना है कि लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भैया अगला क्वेश्चन, किसे देखकर कमलिनियां आनंदित हुई। तो सूर्य भगवान को उदित होते हुए देखकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सूर्य को देखकर कमलिनियां जो हैं आनंदित हुई, सूर्य को देखकर, बस इतना भी आप लिख देंगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले गद्यांश पर। यहाँ पर देखिए गद्यांश नंबर घ आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये गद्यांश आकाश में सूर्य के शब्द से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, लाल हो गया हो तक, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है आकाश में, दूसरी तरफ गया हो, फिर डैश डैश कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो संदर्भ भी पहले जैसा रहेगा, पाठ का नाम, लेखक का नाम यहाँ पर आपको लिख देना, इसलिए मैंने पूर्ववत लिख दिया, ओके। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग देखें तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आकाश में से शुरू होकर सदृश हो गया तक जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या हमें बताना है, ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या, आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। इसका मतलब यह है कि जैसे ही भगवान सूर्य उदित हुए तो नदियाँ क्या हो गई, लाल लाल कलर की हो गई, विलक्षण रूप धारण किया, मतलब विशाल रूप ही धारण कर लिया, विकराल रूप ही उन्होंने धारण कर लिया नदियों ने, ठीक है ना।
दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जब पड़ी, यानी किनारों से, कगारों मतलब किनारों के बीच जो बहती हुई नदी है वो जब बही तो उसमें जो पानी है उस पर जब सूर्य की लाल लाल सुबह किरणें पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। मदिरा क्या होता है? एक पेय पदार्थ होता है जो बहुत ज़्यादा नशीला होता है, ठीक है ना। जैसे मदिरा आप लोग देखे होंगे हल्का लाल कलर का होता है, तो वैसे ही कहते हैं पेट्रोल कलर में, ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि वो नदी के ऊपर जब लाल कलर की सूर्य की किरणें पड़ी तो वो मदिरा के रंग के समान हो गया, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? तो आप लोगों को लिखना है, लेखक कहते हैं कि उदयाचल पर उदित होने के पश्चात सूर्य जैसे ही आकाश में थोड़ा ऊपर उठा तो उसकी लाल लाल किरणें नदियों के जल पर पड़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप नदियों ने एक अलग ही अद्भुत रूप धारण कर लिया। नदियों के दोनों तटों के मध्य बहती हुई जलधारा सूर्य की लाल लाल किरणों के प्रभाव से मदिरा की धारा के रूप में बदल गई। ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किसके साथ की गई है? तो मदिरा की धारा के समान। नहीं सॉरी, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सॉरी ये नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या दिया गया है कि अंधकार रूपी हाथियों की घटा को, यानी अंधकार की तुलना किसके साथ की गई है? हाथियों के समूह के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा चौथा नंबर आप लोग लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना हाथियों के समूह से की गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन क्या है, सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट किया? सॉरी ये क्वेश्चन मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, इसको देख लीजिए। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगा? तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा मदिरा के रंग के समान, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो, सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट किया? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पर देखिए सूर्य की किरण बाण ने अंधकार रूपी हाथियों की घटा को नष्ट किया। गद्यांश में भी ये दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला गद्यांश कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? तारों का समुदाय से शुरू होता है, ठीक है ना, और कहाँ तक जाता है? नेक्स्ट पेज तक। तो ये आता है राजनीति यही कहती है, यहाँ तक आता है, ठीक है ना। तो गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, तो ये भी पूर्वत हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, ये भी पूर्वत आप लोग लिख देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए आप लोगों को कैसे लिखना है, आप लोगों को एक तरफ लिखना है तारों का समूह, दूसरी तरफ कहती है और संदर्भ में पूर्वत लिख देंगे, ठीक है ना, जो अभी मैंने बताया। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश देखिए कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। बात यह है कि से शुरू होता है, राजनीति यही कहती है तक जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है। संपत्ति और प्रभुता मतलब अधिकार, ठीक है ना। कहते हैं कि जिन लोगों को दुश्मनों के बदौलत अधिकार और धन प्राप्त होता है उनको भी मार भगाना पड़ता है, यानी जिसके बदौलत आपको धन प्राप्त हुआ है उसको भी मारना उचित है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है, ना करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कहती है। राजनीति ये कहती है कि अगर आपको किसी की वजह से धन और संपत्ति और अधिकार प्राप्त हुआ है तो आप अगर उसको मारते हैं तो साथ में उसके साथियों को भी आपको नष्ट करना होगा, क्योंकि साथियों से भी आपकी पोल खुल सकती है और इसलिए आपको भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कहती है, ठीक ना। लेखक यही कहते हैं कि भैया ऐसा करने से आप कभी नहीं पकड़े जा सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक द्विवेदी जी यह कहते हैं कि राजनीति का सिद्धांत है कि शत्रु का सहयोगी भी उसके समान ही शत्रु होता है। यदि शत्रु को नष्ट करके उसके सहयोगियों को छोड़ दिया जाए तो वे अत्यंत घातक होते हैं, इसलिए शत्रु के साथ उनके सहयोगियों को भी विनाश करना चाहिए। यह राजनीति का कूटनीतिक सिद्धांत है कि सर्वप्रथम बड़े शत्रु को पराजित करो, फिर उसके सहयोगी और समर्थकों को समाप्त कर दो, ठीक है ना। वे भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तारों का समूह देखने में कैसा प्रतीत होता है? तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देख सकते हो तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर लिख देंगे, तारों का समूह सभ्य एवं सज्जन प्रतीत होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के अनुसार राजनीति क्या कहती है? गद्यांश के अनुसार राजनीति ये कहती है कि भैया शत्रु के साथ उनका भी विनाश करना ही पड़ता है, यानी उनके साथियों का भी हमें विनाश करना चाहिए। राजनीति यही कहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, गद्यांश के अनुसार राजनीति यह कहती है कि शत्रु के साथ उसके सहयोगी को भी समाप्त करना चाहिए, अन्यथा वे घातक सिद्ध हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिख देना है, सूर्योदय का मुख्य प्रयोजन अंधकार का नाश करके संपूर्ण संसार का कल्याण करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।